भारत का अफवाह तंत्र समझाते हैं। ये जो हमारा भारतवर्ष है, सबसे पहले मैं भारत की जल विभाजक रेखा बताना चाहता हूँ। तो भारत में उत्तर से दक्षिण तक इस तरह से ये जल विभाजक रेखा है। इससे पूर्व की तरफ का जल पूर्व की तरफ जाता है और इससे पश्चिम की तरफ का जल पश्चिम की तरफ जाता है। भारत में अनेक नदियां हैं। उत्तर से ही हम शुरू करते हैं। भारत के सबसे उत्तर में यहाँ सिंधु नदी है, उसके बाद ये झेलम नदी है, फिर चेनाब नदी है, फिर रावी नदी है और व्यास नदी है और सतलज नदी है। इस तरह से आगे चलकर ये पाकिस्तान पहुंच जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान है। इसके बाद फिर इधर ये गंगा का अपवाह तंत्र है। यहाँ से ये गंगा नदी निकलती है और इसके पश्चिम में यमुना नदी निकलती है। आगे चलकर इलाहाबाद में ये मिल जाती हैं। फिर इस गंगा में उत्तर की तरफ से पहले यहाँ शारदा नदी आती है, दूसरी घाघरा नदी, दोनों एक जगह मिलकर फिर गंगा में मिल जाती हैं। फिर इसके पूरब में नेपाल से गंडक नदी होती हुई आगे आकर गंगा में गिर जाती है। उसके बाद में फिर कोसी नदी गंगा में आकर गिरती है। फिर हिमालय के उत्तर से ये यहाँ पर इसे सापू नदी कहते हैं और आगे चलकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। यह नदी भी आगे आकर भारत में या बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से पहले यहाँ उत्तर पश्चिम में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। फिर दक्षिण से बेतवा नदी आकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद सोन नदी गंगा में मिलती है। इस तरह से ये गंगा का अपवाह तंत्र बन जाता है और आगे चलकर गंगा नदी बहुत बड़ा आकार अपना ले लेती है। इसके बाद दक्षिण भारत में, जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, सबसे उत्तर में यहाँ महानदी है। इसके बाद इसके दक्षिण में यहाँ पर गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है पेनगंगा। जैसे कि उत्तर भारत में गंगा नदी है, ऐसे ही दक्षिण भारत में भी एक पेनगंगा नाम की नदी है। इसके दक्षिण में फिर यहाँ पर कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। और सबसे दक्षिण में कावेरी नदी है, जो दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग से पैदा होकर उत्पन्न होकर और पूर्व में जाकर अरब की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का इधर प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में थार घाट, भोर घाट, मोर घाट नाम के 3 घाट हैं। जैसे यहाँ पर बम्बई है और यहाँ पर हैदराबाद है। यदि सड़क मार्ग या रेल मार्ग से बम्बई से यदि हैदराबाद जाना है तो ऐसे सीधे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ी है। या तो इसमें सुरंग खोद के सड़क बनाई जाए या इसके ऊपर होकर जाया जाए, ऊपर होकर जा नहीं सकते। तो बम्बई से हैदराबाद जाने के लिए पहले ऐसे यहाँ पर थार घाट की तरफ जाएंगे और फिर जब ऐसे जा सकते हैं, या बम्बई से उत्तर की तरफ चलकर ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसके उत्तर से होते हुए जब यहाँ हैदराबाद जा सकते हैं। इस तरह से ये जो पश्चिमी घाट है जल विभाजक का काम भी करता है। यहाँ अरब की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो इस पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पर अपना अधिकांश वर्षा का जो भाग है उसे यहीं पर वर्षा देता है, जिससे यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ फिर पुनः अरब सागर में जाकर पश्चिम की तरफ चलकर अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ के कृषकों ने छोटे छोटे अपने खेतों पर जल विद्युत गृह बना लिए हैं।
इस पश्चिमी घाट से पूर्व का जो क्षेत्र है उसका ढाल पूर्व की तरफ है। यही कारण है कि कई नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। अब मैं थोड़ा सा परिचय और देना चाहता हूँ। जब भारतवर्ष का विभाजन हुआ, ये यहाँ पर पहले भारत ही था इधर तक, ये जो पाकिस्तान है ये भी भारत में ही था। यहाँ पर बांग्लादेश है, तो ये भी पहले पाकिस्तान ही था। जब भारत का विभाजन अंग्रेजों ने किया तो उन्होंने ये चालबाजी खेली कि पाकिस्तान को दो जगह कर दिया। एक जगह करने की बजाय, जबकि यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ भी मुस्लिम आबादी है, तो पूरा पाकिस्तान यहीं पर बन सकता था। और यहाँ पर भारत के पश्चिम में जहाँ ये पाकिस्तान बना हुआ है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी कम थी। लेकिन कुछ राजनीतिक क्षेत्र से ये सोचते हुए कि ये भारत पर पूरे पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाए, इसलिए इसका विभाजन इस तरह से किया गया कि आधा पाकिस्तान भारत के पश्चिम में कर दिया गया और आधा पूर्व में कर दिया गया, ताकि इधर से और इधर से बीच में भारत रह गया और दोनों तरफ से युद्ध करते हुए भारत को ये पाकिस्तान जीत लेगा। दूसरी बात, उसी समय पर पाकिस्तान ने पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक के लिए 50 किलोमीटर चौड़ा यहाँ से भारत के बीचों बीच रास्ता मांगा था, जो मिल नहीं पाया। यही कारण था कि पाकिस्तान ने कई बार भारत पर आक्रमण किए ताकि भारत को गुलाम किया जा सके, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। ये जो कश्मीर का हिस्सा है, इस पर पाकिस्तान बार बार क्यों प्रयास करता है, उसका भी एक कारण है कि पाकिस्तान में आने वाली जो ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियों का सभी का उद्गम भारत में होता है। तो पाकिस्तान सोचता है कि ये क्षेत्र यदि तुझे मिल जाए तो ये नदियों पर मेरा कब्जा हो जाए। यद्यपि उस समय जब पाकिस्तान बना था तो उस समय के जो भारत पाकिस्तान के शासक थे उनका समझौता हो गया है, और समझौते में भारत पाकिस्तान को इन नदियों का पानी देता है। लेकिन ये समझौता कभी टूट भी सकता है। यदि टूट जाएगा तो भारत इन नदियों का पानी पाकिस्तान को देना बंद कर देगा, जिससे भविष्य में पाकिस्तान को पानी की समस्या हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि ये क्षेत्र किसी तरह उसे मिल जाए, इसलिए बार बार प्रयास करता है इस क्षेत्र को भारत से छीनने का। अब सन 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। उसने बहुत बड़ी सेना यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में अपनी इकट्ठी कर ली थी। यहाँ पर थी उसकी सेना पहले से ही थी। उसका विचार ये था कि इधर से ये सेना आएगी, इधर से पश्चिम से ये सेना आएगी और भारत को पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसकी चल नहीं पाई। भारत की अपनी राजनीति के कारण यहाँ की जो सेना थी उस सेना को भारत की सेना ने बंदी बना लिया, और पश्चिम पाकिस्तान में भी भारत की सेना भारत पाकिस्तान में बहुत दूर तक घुस गई, और इस तरह से पाकिस्तान की अपनी जो सोच थी उसको सफलता नहीं मिल पाई। ये मैंने भारत का अफवाह तंत्र बताया, इसी में थोड़ा बहुत परिचय मैंने दूसरा भी दे दिया। इधर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी भी बहुत बड़ी नदी है, इसमें बहुत बड़ा पानी का प्रवाह रहता है। तो ये चीन ये चाहता है कि इस ब्रह्मपुत्र नदी का ऐसा इलाज कर दिया जाए कि जब भारत में बाढ़ आवानी है तो इसमें पानी छोड़ दिया जाए, अन्यथा दूसरे समय पर जब भारत में पानी की कमी हो तो इसका पानी रोक लिया जाए। इसी तरह ये चीन ये भी चाहता है कि भारत में जो ये हिमालय से नदियाँ भारत में आती हैं, इन नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है दक्षिण की तरफ, उसे किसी तरह से रोक करके चीन की तरफ कर लिया जाए, जिससे भारत में पानी की कमी हो जाए। यहाँ पर मैं एक परिचय और देना चाहूँगा। ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं, वो नदियाँ पठारी शैलों में, कठोर शैलों में बहती हुई क्षेत्रीय पानी को ही अपने साथ ले जाकर समुद्र में डाल देती है। उन नदियों की
घाटी में नीचे छिद्रदार शैलें नहीं पाई जाती जिनमें पानी का संग्रह हो सके। उत्तर भारत की जो नदियां हैं, इन नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र हैं वहां पर छिद्रदार शैलें भारी मात्रा में हैं, तो इन नदियों का पानी धरातल के अंदर को भी चला जाता है, जो पानी आगे कुओं द्वारा सिंचाई के लिए, नलकूपों द्वारा सिंचाई के लिए हमें प्राप्त हो जाता है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो अपना पानी भूमिगत नहीं छोड़ती, जिससे यहाँ आगे कुएं बनाना संभव नहीं है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में जो वर्षा का पानी है उसको एकत्र कर लिया जाता है, और जब कभी सिंचाई की आवश्यकता होती है तो उन तालाबों के पानी से ही सिंचाई की जाती है। जबकि उत्तर भारत में सतत वाहिनी नदियां बहती हैं, यहाँ पर उन नदियों में से नहरें भी निकाली गई हैं। उन नहरों से भी अधोभौमिक जो जल स्तर है वो बढ़ता है, जिससे नलकूपों द्वारा भी पानी प्राप्त हो जाता है और नहरों द्वारा भी यहाँ पर सिंचाई हो जाती है। इस तरह से मैंने भारत के अपाय तंत्र का परिचय आपको दिया। इसके विषय में यदि कोई और कुछ पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है।